हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप एकदम फिट एंड फाइन होंगे। तो बच्चों, आज से हम क्लास 11 फिजिक्स की जर्नी शुरू कर रहे हैं और इस पूरी जर्नी के दौरान बच्चों मैं आपके गाइड का काम करने वाला हूं। और बच्चों, आप जानते हो कि एक अच्छा गाइड हमारी यात्रा को, हमारी जर्नी को आसान और आनंदमय बना सकता है। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपकी इस पूरी जर्नी को, मैं आपकी फिजिक्स को आपके लिए आसान और आनंदमय बनाऊं। क्लियर। और सबसे बड़ी बात, मेरी कोशिश होगी कि मैं फिजिक्स के प्रति जो भी आपका एटीट्यूड हो कि भाई फिजिक्स टफ होती है या फिजिक्स बोरिंग सब्जेक्ट होता है, वॉट एवर, आई कैन चेंज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द फिजिक्स। और अगर आप मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे तो डेफिनेटली यू विल स्टार्ट फीलिंग फिजिक्स एंड यू विल स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ फिजिसिस्ट। इट्स माई प्रॉमिस। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और यूनिट्स एंड मेजरमेंट ये जो चैप्टर है बच्चों, इस चैप्टर के ऊपर मैं एक ही बात कहूँगा कि इस चैप्टर को मेजॉरिटी में जो लोग हैं, मेजॉरिटी चाहे स्टूडेंट्स हों चाहे व्हाटएवर, बहुत हल्के में लेते हैं इस चैप्टर को। हल्के से मतलब कि भाई अरे यूनिट ये होती है, लेंथ की यूनिट मीटर होती है, मास की किलोग्राम होती है, कि इसका डायमेंशन ये होता है, ये कर दिया, कुल मिला के चैप्टर खत्म। एज पर माई ओपिनियन, अगर मैं पर्सनली आपको अपनी ओपिनियन दूं तो मेरा ये मानना है कि इस चैप्टर के पीछे एक बहुत डीप फिलॉसफी छिपी हुई है। मीन्स अगर चैप्टर को हम डीपली स्टडी करें तो आप देखेंगे कि हाँ यार, हमने ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं, हमने ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं। और बच्चों, मैं आपको बस एक एडवाइस दूंगा कि जिस समय मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, वैसे तो जब आप लेक्चर देख रहे होंगे तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपके मन में जो भी क्वेश्चन आ रहा होगा ना, वो ऑटोमेटिकली टेलीपैथी के थ्रू मेरे तक आ जाएगा। मीन्स मैं खुद ही वो क्वेश्चन एराइज कर दूंगा और आप भी कहेंगे कि यार सर को कैसे पता चल गया कि मेरे माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा था। कई बार ऐसा हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस यूनिट्स एंड मेजरमेंट को केवल आप उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें कि अरे यार इसमें क्या है, इसमें तो यूनिट्स हैं, डायमेंशन है और उसमें क्या होता है, ये तो ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, वो ऐसे होता है, चैप्टर खत्म हो गया। नहीं, हम इस चैप्टर को बहुत ही डीप लेवल पर पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट की डेप्थ को अगर मैं आपको ये दिखाना चाहूँ कि भाई ये कितना डेप्थ वाला टॉपिक है, तो लॉर्ड कैल्विन, आपने नाम सुना होगा, लॉर्ड कैल्विन, जिनके नाम पर टेम्परेचर की यूनिट है केल्विन, ऐसा ही यूनिट जिसको आप बोलते हैं। तो वंस अपॉन ए टाइम किसी ने उनसे पूछा कि भाई केल्विन साहब, आपका पूरा जीवन फिजिक्स की रिसर्च में गया है, आपने फिजिक्स को खूब पढ़ा है और खूब पढ़ाया है, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे पूछा जाए कि फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स, तो आपका वन लाइनर स्टेटमेंट क्या होगा। तो देखिए हमारे केल्विन साहब ने क्या बोला है। जब किसी पूछा उनसे कि भाई फिजिक्स क्या है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। मतलब पूरा निचोड़ ही बता दिया उन्होंने कि फिजिक्स इज नथिंग बट इज अ साइंस ऑफ मेजरमेंट। मीन्स हम फिजिक्स में जो कुछ भी, फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं हम, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। तो कहने का मतलब जब हम मैटर, एनर्जी और उनके इंटरेक्शन की जब स्टडी कर रहे होंगे तो उस स्टडी के दौरान हमें बहुत सारे मेजरमेंट्स करने पड़ेंगे। कभी हमें कुछ मेजर करना है, कभी हमें लेंथ मेजर करनी है, कभी हमको टेम्परेचर मेजर करना पड़ रहा है, कभी हमको स्पीड मेजर करनी पड़ रही है, कभी हमको वेलोसिटी मेजर करनी पड़ रही है, तो कभी हमको फोर्स मेजर करना पड़ रहा है। मीन्स वो ये कहना चाह रहे हैं कि ऑल टाइम वी आर डूइंग मेजरमेंट्स। तो कहने का मतलब यार, यूनिट्स एंड मेजरमेंट इतना डेप्थ वाला टॉपिक है, पूरी फिजिक्स का सार बता दिया उन्होंने कि फिजिक्स क्या है, साइंस ऑफ मेजरमेंट है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले जो सबसे पहली और बेसिक कॉन्सेप्ट है फिजिक्स की, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी
है ना। जैसे आप लोग बोलते हैं कि भाई फोर्स इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, स्पीड इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, डिस्टेंस इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, पीछे बोलते हैं ना फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी बच्चे ने पूछा सर कि ये फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, मतलब फिजिकल क्वांटिटी का मीन क्या है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको फिजिकल का। फिजिकल वर्ड का मीन क्या है यहाँ पर। जैसे सपोज कीजिए कोई आपके पड़ोस में, मोहल्ले में, रिश्तेदारी में, कहीं भी किसी का आर्मी में सिलेक्शन हुआ, मतलब उसका रिटन पास हो गया, तो आपने पूछा कि भाई अरे आपका क्या रहा, वो जो आप उस आर्मी के एंट्रेंस देकर आए थे उसका क्या हुआ, टेस्ट देकर आए थे। तो बोला कि मेरा टेस्ट क्लियर हो गया है और अब मेरा फिजिकल होगा। तो जब किसी का फिजिकल होता है तो आप सब जानते हैं फिजिकल में क्या होता है। जब कोई बंदा फिजिकल देने जा रहा होता है तो फिजिकल में भी उसकी हाइट कितनी है ये मेजर की जाती है ना, उसकी चेस्ट कितनी है, उसका वेट क्या है, वो कितने टाइम में कितनी रनिंग कर लेता है, ये सारी चीज़ें उसकी मेजर की जाती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल से मतलब होता है एनीथिंग एल्स जिसको आप मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है कि a quantity which can be measured, directly or indirectly, which can be measured directly or indirectly, and in terms of which laws of physics can be expressed. Laws of physics can be expressed. Clear? Means कोई भी चीज़ जिसको आप मेजर कर सकते हैं, कोई भी चीज़ जिसके टर्म्स में हम किसी भी फिजिकल लॉ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, फिजिकल लॉ को हम डिफाइन कर सकते हैं, दैट क्वांटिटी इज आ फिजिकल क्वांटिटी। मीन्स कोई भी चीज़ जिसे हम मेजर कर पा रहे हैं। जैसे अब हर चीज़ को मेजर नहीं कर सकते हम। जैसे मान लीजिए कोई आपको बहुत खुश नज़र आ रहा है, हैप्पी है, तो आप क्या कहेंगे कि भाई आज बहुत खुश हो। तो किसी ने पूछा भाई कितने खुश हैं ये, तो आप क्या कहेंगे, अरे बहुत खुश हैं। नहीं, कितने खुश हैं, अरे कितने खुश क्या हैं, बहुत खुश हैं। मतलब आप उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे पा रहे हो कि वो 50 खुश हैं या 60 खुश हैं या 100 खुश हैं या 500 खुश हैं, ये नहीं कह पा रहे हो। कोई आप बहुत दुखी है तो आप क्या कहेंगे, भाई आज क्या बात है, आज तो बहुत दुखी लग रहे हो, बहुत, है ना। तो बहुत से इतना तो समझ में आ गया कि भाई कोई ज़्यादा दुखी है, लेकिन एग्जैक्टली कितना दुखी है ये समझ में नहीं आ सकता। 10, 20, 30, 50 वो नंबर नहीं है उसके साथ। लेकिन अगर अब मुझसे कोई पूछे कि भाई मेरी हाइट कितनी है, तो मैं कहूँगा मेरी हाइट 5 फीट 9 इंच। मैंने एग्जैक्टली नंबर बताया है। कहने का मतलब हम अपनी हाइट को मेजर कर सकते हैं, और एज पर डेफिनेशन जिसे आप कोई भी चीज़ जिसे आप मेजर कर सकते हैं वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो हाइट एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्लियर। अब सपोज कीजिए एक क्यूब है, तो बोला कि भाई इस क्यूब का वॉल्यूम बताइए, तो आप क्या करेंगे, आप लेंथ को मेजर करेंगे, उसकी ब्रेथ को मेजर करेंगे, उसकी हाइट को मेजर करेंगे, और लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर देंगे, उसका वॉल्यूम आ जाएगा। कहने का मतलब हम किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, तो वॉल्यूम एक फिजिकल क्वांटिटी है। नहीं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब हमको फीवर आ गया है, तो डॉक्टर साहब हमारे थर्मोमीटर लगा देते हैं, और थर्मोमीटर लगाने के बाद कहते हैं कि बेटा तुमको 101 बुखार है। 101 नंबर बताया है डॉक्टर साहब ने, है ना। अगर डॉक्टर साहब कहें अरे भाई तुमको तो बहुत तेज बुखार है, तो तुम पूछोगे ना डॉक्टर साहब कितना, तो डॉक्टर साहब कहेंगे कि आपको 101, 102 जो भी, कि आपको इतना बुखार है। तो डॉक्टर साहब ने टेम्परेचर को नापा है और उसको एक नंबर दिया है कि भाई आपको इतना बुखार है। तो टेम्परेचर कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। तो कोई भी क्वांटिटी जिसको हम
मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर ये इस डेफिनेशन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली का क्या मतलब है, कि कोई भी क्वांटिटी जिसको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट मेजरमेंट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट। कहने का मतलब जो मेजरमेंट है यहाँ पर, अब मैं हेडिंग डालूंगा, आप साथ के साथ नोट करते चले जाएं। तो अगर मैं यहाँ पर हेडिंग डालूँ मेजरमेंट, ठीक है ना, अभी मेजरमेंट क्या है इस पर बात नहीं कर रहे, ठीक है ना, अभी हम बात कर रहे हैं कि मेजरमेंट आपके दो टाइप के हो सकते हैं, मतलब वी कैन मेजर डायरेक्टली एंड वी कैन मेजर इनडायरेक्टली। तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट एंड डायरेक्ट मेजरमेंट, ठीक है। अब डायरेक्ट मेजरमेंट क्या है, यहां पर बात करते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट की। डायरेक्ट मेजरमेंट क्या है, मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूं बच्चों, मैं एग्जांपल दूंगा, आप खुद से समझ जाएंगे। जैसे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं अपनी बॉडी का, तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है जिसको हम थर्मोमीटर बोलते हैं। तो हम डायरेक्ट थर्मोमीटर यूज करते हैं और वो थर्मोमीटर डायरेक्ट हमको बता देता है कि भाई हमारी बॉडी का टेम्परेचर इतना है। तो दैट मेजरमेंट इज डायरेक्ट मेजरमेंट। या सपोज कीजिए हमें अपने रूम में जो रूम का फ्लोर है, हमें उसका एरिया मेजर करना है। तो जब हम उसका एरिया मेजर करना होगा तो हम क्या करेंगे भाई, उसकी लेंथ मेजर करेंगे, ब्रेथ मेजर करेंगे और लेंथ इनटू ब्रेथ कर देंगे। अब लेंथ और ब्रेथ किससे मेजर करेंगे, डायरेक्ट मेजर करेंगे मीटर स्केल से। तो कहने का मतलब वो जो टेम्परेचर और वो एरिया जो मैंने मेजर किया है वो दोनों ही डायरेक्ट मेजरमेंट हैं। अब कई मेजरमेंट बच्चों ऐसे हो सकते हैं कि जहां पर हमारा जो स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है वो काम नहीं कर सकता। जैसे सपोज कीजिए कि अगर हमसे कोई बोला कि भाई अर्थ के सरफेस से मून की डिस्टेंस क्या है, तो वहां मीटर स्केल से या मीटर टेप से हम डिस्टेंस कैसे मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब हमें कुछ इनडायरेक्ट वे में सोचना पड़ेगा, हमें कुछ इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि हमें मीटर स्केल भी यूज ना करना पड़े और हमें अर्थ से मून की डिस्टेंस भी पता चल जाए। क्लियर। तो कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट मेजरमेंट में क्या है कि इन दिस मेजरमेंट वी यूज a standard instrument, we use a standard instrument to measure any फिजिकल क्वांटिटी। पीक्यू का मतलब फिजिकल क्वांटिटी मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो कहने का मतलब डायरेक्ट मेजरमेंट में आई होप कि आप समझ गए होंगे। डायरेक्ट मेजरमेंट अब आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कीजिए, है ना। तो जैसे आपके स्कूल में मान लीजिए गेम होने वाले हैं, तो आपके जो पीटीआई हैं वो रनिंग ट्रैक बनाते हैं। तो वो रनिंग ट्रैक क्या करते हैं, वो मीटर टेप फैला देते हैं और उसके ऊपर वो जो बोलते हैं ना वाइट जो चूना होता है वो उसको डालते हैं, ट्रैक बना देते हैं कि भाई ये 100 मीटर का ट्रैक बन गया या ये 400 मीटर का ट्रैक बन गया। नहीं, तो वो ट्रैक किससे मेजर किया जा रहा है, मीटर टेप से डायरेक्ट। तो वो जो मेजरमेंट हो रहा है वो डायरेक्ट मेजरमेंट हो रहा है। अब आते हैं बच्चों हम किस पर, इनडायरेक्ट मेजरमेंट पर। तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप इसको समझिएगा। तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट में क्या होता है कि जो क्वांटिटी हमको मेजर करनी है, अब उसको डायरेक्ट हम इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं उस क्वांटिटी का किसी दूसरी क्वांटिटीज के साथ एक मैथमेटिकल रिलेशन होगा वो ढूंढते हैं। जैसे मैं अब आपको पहले डेमो देता हूं, मतलब इलिस्ट्रेशन देता हूं, फिर हम उसको डिफाइन करेंगे। जैसे सपोज कीजिए अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मुझे ये मून है, ठीक है, और ये साहब अर्थ है, ठीक है। तो मुझे अर्थ से मून की डिस्टेंस पता करनी है, ठीक है साहब। तो कैसे पता करेंगे, तो मुझे दो चीज़ें रिक्वायर्ड मतलब चाहिए। एक तो मुझे चाहिए स्टॉप वॉच, क्या स्टॉप वॉच, और एक चाहिए मुझको लेजर लाइट, ठीक है। एक चाहिए मुझे लेजर लाइट और एक चाहिए स्टॉप वॉच।
तो अब आप लेजर लाइट बच्चों इतनी भी इंटेंस हो सकती है कि अगर मैं अर्थ से और मून की तरफ लेजर लाइट को इंसिडेंट कराऊं तो वो डायरेक्ट मून के सरफेस पर जाके हिट कर सकती है। मतलब इतनी इंटेंस लेजर लाइट भी हो सकती है ना। तो मैं यहाँ से अर्थ के सरफेस से मैंने यहाँ से लेजर लाइट मून की तरफ इंसिडेंट की, ठीक है। तो जैसे ही मैंने लेजर लाइट को ऑन किया, जैसे ही मैंने ऑन किया, यहाँ पर मैंने स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दिया। तो स्टॉप वॉच में टाइम शुरू होता है 0 से, तो उसमें टाइम शुरू हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ से क्या लेजर लाइट चलेगी अर्थ से कितने टाइम पर चली थी, t=0 पर, और वो जाके मून से स्ट्राइक करेगी। मून से स्ट्राइक करेगी, सपोज करो मून से स्ट्राइक किया उसने टाइम t1 में। उसके बाद लाइट की प्रॉपर्टी होती है, आप सब जानते हैं लाइट की प्रॉपर्टी होती है कि जब वो किसी सरफेस पर जाके इंसिडेंट होगी तो वो रिफ्लेक्ट होती है। तो वो लाइट मून से टकरा के रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो मून से टकरा के जब रिफ्लेक्ट होगी अर्थ के सरफेस पर आएगी। मान लो उसने लौटने में टाइम लिया t2 और वो वापस आ गई। जैसे ही वो अर्थ पर वापस आई लौट के, हमने उसी टाइम पर स्टॉप वॉच को रोक दिया, ठीक है। अब मान लो उसने टाइम लिया t2, तो स्टॉप वॉच में जो टाइम दिखाया जा रहा है, मान लो सपोज फॉर एग्जांपल स्टॉप वॉच 0 से स्टार्ट हुई थी और उसमें जो टाइम दिखाया जा रहा है सपोज वो है 30 सेकेंड सपोज। तो कहने का मतलब लाइट ने जाने में और आने में टोटल जो टाइम लिया है वो कितना है, 30 सेकेंड। मतलब t1 प्लस t2 दोनों को मिला के कितना है, 30 सेकेंड। और सपोज करो ये डिस्टेंस हमको पता नहीं है, तो मैथमेटिक्स बोलता है, मैथमेटिक्स कहता है कि नहीं पता है ये डिस्टेंस, तो मान लो x है ये डिस्टेंस, यही तो पता करनी है हमको, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना है साहब, t=t1 प्लस t2, ठीक है। अब हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ से टाइम हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 हो जाएगा साहब, t1 जाने का टाइम, ठीक है। तो कितनी डिस्टेंस है x, और कितनी स्पीड, लाइट की स्पीड, लेजर लाइट की स्पीड क्या होती है c, तो ये हो जाएगा आपका x/c प्लस आने में टाइम। तो आने में कितनी डिस्टेंस कवर की, x, और कितनी स्पीड से, लाइट की स्पीड से। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, t=2x/c। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी c/t और डिवाइड बाई 2। लो जी, अब लाइट की स्पीड बच्चों हमको पता है, फिक्स है, कांस्टेंट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बस देखो कितना आसानी से मेजर हो गया। मीटर स्केल अगर हो भी सकता था, मान लो कुछ ऐसा जुगाड़ होता कि हम मीटर टेप से मेजर कर पाते, तो लगाओ कितने महीनों लग जाते हमें मून तक पहुंचते पहुंचते, है ना। कितनी मेहनत होती, कितना खर्चा होता। और यहाँ हमने जमीन पर बैठे बैठे, अर्थ पर बैठे बैठे पता कर लिया कि अर्थ के सरफेस से मून इतनी दूर है। कैसे कि हमें लाइट की स्पीड पता है 3 × 10⁸। बस स्टॉप वॉच में वो टाइम मेजर करना है, जितने जो टाइम हमको स्टॉप वॉच में मिल रहा है बस वो टाइम पता करना है। वो टाइम हम यहाँ रख देंगे, हमको x की वैल्यू मिल जाएगी कि अर्थ से सन इतनी दूर है। अब बात आती है इनडायरेक्ट मेजरमेंट की। तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट में क्या किया था हमने, इन दिस मेजरमेंट वी मेजर अदर क्वांटिटीज। हमको मेजर क्या करनी थी, डिस्टेंस। हमने डिस्टेंस को मेजर नहीं किया डायरेक्ट, हमने मेजर किसको किया, टाइम को मेजर किया। हमने किसको मेजर किया, टाइम को। तो अदर क्वांटिटी को मेजर किया, और उस क्वांटिटी का फिर जो क्वांटिटी हमको मेजर करनी है उस क्वांटिटी के साथ उसका एक मैथमेटिकल रिलेशन, मतलब एक फॉर्मूला बना। उस फॉर्मूले से फिर हमने उसका क्या किया, मेजरमेंट। तो दैट टाइप ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो इसको मैं लिख देता हूं कि इन दिस measurement we measure other quantities, we measure other quantities, and then we use a mathematical relation between other quantities
एंड क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। ठीक है, तो जो अदर क्वांटिटी है वो और जो क्वांटिटी हमको मेजर करनी है वो, उनके बीच क्या है, एक रिलेशन देखते हैं और उस रिलेशन से फिर हम जो क्वांटिटी हमको मेजर करनी है उसका हम मेजरमेंट करते हैं। तो ये था आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट। ठीक है साहब। तो बच्चों अब कॉन्सेप्ट आती है हमारी मेजरमेंट। व्हाट इज मेजरमेंट, है ना। तो मेजरमेंट किसे कह रहे हैं ये देखते हैं अब। तो मेजरमेंट क्या है बच्चों, मेजरमेंट इज अ प्रोसेस, मेजरमेंट इज अ प्रोसेस in which we compare an unknown quantity, with a fixed quantity of same kind। क्लियर। तो मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस में क्या है, प्रोसेस किसे बोलते हैं, प्रोसेस में कुछ हो रहा होता है। तो मेजरमेंट एक प्रोसेस है और उसमें हम क्या कर रहे होंगे कि हमारे पास एक अननोन क्वांटिटी होगी और उस अननोन क्वांटिटी का कंपैरिजन कर रहे होंगे किसके साथ, एक नॉन विद अ नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। क्लियर। नहीं आया समझ में, नहीं आया ना, अब आएगा समझ में। देखिए ये बोर्ड है सपोज कीजिए हमारे सामने, ठीक है, और इसकी जो ये लेंथ है ये कितनी है मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो लेंथ है ये लेंथ हमारे लिए हो गई एक अननोन क्वांटिटी। ठीक है, ये लेंथ क्या हो गई हमारे लिए, एक अननोन क्वांटिटी हो गई साहब। अब ये आपने क्या है, ये स्केल है और हम जानते हैं कि ये कितना है, ये हम जानते हैं कि ये क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये 1 फुट है, 1 फीट है या 12 इंच है। क्लियर। तो ये मेरे को नॉन है और ये है अननोन एंड सेम काइंड। भाई सेम काइंड का मतलब ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है। तो नॉन और अननोन जिन दो का हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो दोनों सेम काइंड, मतलब एक ही नेचर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया हम नाप तो रहे हैं टेम्परेचर, और ले गए स्केल, अरे यार वो टेम्परेचर है ये लेंथ है, दोनों क्वांटिटी ही अलग अलग है। तो कहने का मतलब अननोन अगर लेंथ है तो नॉन भी हमें क्या लेनी है, लेंथ लेनी है। तो मेजरमेंट इज अ प्रोसेस इन विच वी कंपेयर एन अननोन क्वांटिटी विद अ नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी। तो अब कंपेयर कैसे करेंगे कि हम साहब यहाँ पर रखते हैं स्केल और स्केल को यहाँ पर रख के कहेंगे, यहाँ पर रखेंगे 1, ठीक है, फिर यहाँ पर ले जाएंगे कि साहब ये हो गया 2, फिर यहाँ से ले जाएंगे ये हो गया 3, फिर यहाँ से ले जाएंगे 4, फिर यहाँ से ले जाएंगे 6 एंड सो ऑन। ठीक है, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। क्लियर। तो कहने का मतलब सपोज करो ये 6 टाइम्स आया इसके अंदर, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो अननोन लेंथ है ये इससे कितने टाइम्स ज़्यादा है, 6 टाइम्स ज़्यादा है। ये कितना है, 1 फुट। तो इसका मतलब 1 इंटू 6, तो कहने का मतलब ये कितने फुट का हो गया, 6 फुट का। आर यू गेटिंग और नॉट। ठीक है, तो नॉन और अननोन क्वांटिटी का कंपेयर किया कि जो अननोन क्वांटिटी है वो नॉन क्वांटिटी से कितने टाइम्स ज़्यादा है या कितने टाइम्स कम है। क्लियर।
है या ना। तो दैट प्रोसेस, जो अभी मैंने जो प्रोसेस की आपके सामने, मैं वो क्या कर रहा था, मैं वो मेजरमेंट कर रहा था। क्लियर। अब साहब, अब जो बात आ रही है ना, अब यहां पर एक बात आएगी कि यूनिट। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों कि भाई ये कहते हैं कि भाई इसकी यूनिट बताओ, उसकी यूनिट बताओ, लेंथ की यूनिट बताओ, टेम्परेचर की यूनिट बताओ, कि मास की यूनिट बताओ। बोले सर ये यूनिट का मतलब क्या होता है ना। अब कभी सोचा ही नहीं हमने तो, क्योंकि हमने तो केवल ये समझ रखा है कि यूनिट एंड मेजरमेंट जो चैप्टर है वो सिंपल एक चैप्टर है, बस यार ये यूनिट और डायमेंशन केवल अपने को याद रखनी है, थोड़ा बहुत समझ लेना है कि ये मास की यूनिट ये होती है और इसकी यूनिट ये होती है, दैट्स ऑल। फिजिक्स तो आगे से शुरू होगी फिर नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये है बच्चों कि ये जो यूनिट है ना, यूनिट जो वर्ड है उसका मतलब होता है वन से। यूनिट का मतलब क्या होता है, वन। जैसे हम कहते हैं कि हमसे किसी ने पूछा कि भाई डिफाइन स्पीड, तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम, यूनिट टाइम का मतलब क्या है, अरे यार एक सेकंड में कितनी डिस्टेंस चली है उस बॉडी ने, या एक मिनट में कितनी डिस्टेंस चली है, या एक घंटे में कितनी चली है, या एक दिन में कितनी चली है। मतलब कुछ भी लो, सेकंड लो, मिनट लो, टाइम लो, लेकिन उसका क्या लिया है हमने, वन। उसका कितना पार्ट लिया है, वन। 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, कुछ भी लीजिए, लेकिन लेना कितना है उसका, वन लेना है। तो यूनिट का मतलब है वन से। क्लियर। तो अब यूनिट कैसे वन से, अब देखो जो यूनिट को अगर हम डिफाइन करेंगे तो क्या है, जो अभी हम यहां पर मेजरमेंट में कंपैरिजन कर रहे थे, तो एक अननोन क्वांटिटी थी और एक नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी थी। तो जो नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी होती है ना किसी मेजरमेंट के लिए, उस नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी को ही यूनिट बोला जाता है। तो कहने का मतलब द non fixed quantity is called unit. The non-fixed quantity is called unit. जैसे आपके सामने बच्चों, आपके सामने ये क्या है, ये लेंथ की यूनिट है। ये कितना है, 1 क्या फुट, ये 1 फुट है। 1 मैंने अभी क्या बोला, यूनिट का मतलब होता है 1 से। तो ये क्या है, फिक्स्ड क्वांटिटी है। कितनी फिक्स है, 1। और क्या है, फुट, 1 फुट है ना। तो ये लेंथ की क्या हो गई, एक फिक्स्ड क्वांटिटी हो गई कि इतनी लेंथ को हम ऑलवेज क्या बोलेंगे, 1 फुट। सो दिस इज द यूनिट ऑफ लेंथ, दिस इज द यूनिट ऑफ लेंथ। नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी, जो भी नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी है वही हमारी क्या है, यूनिट है। ठीक है साहब। अब साहब, अब मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपके, और नहीं आ रहा है तो आना चाहिए कि सर फुट है ना, कोई मीटर बोलता है, कोई मील बोलता है ना, कहते हैं ना 20 मील, 30 मील, 50 मील, कोई यार्ड बोलता है ना। तो ये मतलब ये कैसे, मतलब समझ में नहीं आ रहा। कोई फुट, कोई मील, कोई किलोमीटर, कोई यार्ड, कोई कुछ, कोई मीटर। तो बच्चों मतलब मन में सवाल आ रहा होगा कि यार ये मतलब क्या मतलब है, नाम कौन रखते हैं ये। तो ये नाम रखने की जो मतलब क्या बोलूँ मैं इसको, एक रीति बोलूँ, चलन बोलूँ, बहुत पुराना चला आ रहा है। तो जैसे आपको मैं एक फैक्ट बताता हूँ, 1120 में इंग्लैंड के जो राजा थे, है ना, एग्जैक्टली मेरे को नाम याद नहीं है उनका, ठीक है। तो इंग्लैंड के जो राजा थे, तो उन्होंने साहब बोले कि भाई
उन्होंने सबसे पहले यूनिट का नाम रखा। जैसे ये आप होता ना फुट, मीटर, किलोग्राम, है ना, मील, किलोमीटर, ये यूनिट का क्या है? नाम। ये यूनिट का क्या है? नाम। मतलब ये जो फिक्स्ड क्वांटिटी है इसका क्या नाम रखा गया है? फुट, है ना। और यूनिट मतलब 1, तो ये कितना है? ये क्या है? 1 फुट है ये, समझ रहे? तो कहने का मतलब, तो उन राजा साहब ने इंग्लैंड के लिए मतलब ये तय किया कि भाई हमारे यहाँ जो लेंथ मेजर की जाएगी उस यूनिट का नाम होगा यार्ड। क्या नाम होगा? यार्ड, YARD। समझना बात को? उसका नाम क्या रखा जाएगा? यार्ड। अब यूनिट का नाम तय हो गया साहब कि हमारे यहाँ, हमारे देश में जो लेंथ है वो किस में नापी जाएगी? यार्ड में नापी जाएगी। अब उसके बाद अब 1 यार्ड कितना माने? अब बात आती है यूनिट 1 यार्ड कितना माने। तो उन्होंने क्या कहा कि राजा साहब ने, देखना, राजा साहब ने कहा कि हमारी नोज के सेंटर से, मतलब राजा साहब अपनी बात कर रहे हैं, बोले कि राजा की नोज के सेंटर से, और राजा साहब अपने हाथों को इस तरह से फैला दें तो नोज के सेंटर से और वो जो आउट स्ट्रेस्ड आर्म है उसके एंड तक की जो डिस्टेंस होगी उसको 1 यार्ड माना जाएगा। उसको 1 यार्ड माना जाएगा। लो जी, वो एक मतलब एक यूनिट बन गई कि इतनी डिस्टेंस यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये क्या कही जाएगी अब आगे से? 1 यार्ड। क्लियर? सिमिलरली फुट, आपको मतलब एक सरप्राइज, ये सरप्राइजिंग फैक्ट्स हैं, ये आप मतलब बुक्स में नहीं मिलेंगे आपको ये इस तरह, मतलब हैं तो मैंने भी कहीं ना कहीं बुक में से ही पढ़ा है, लेकिन नॉर्मली जो आप पढ़ते हैं उनमें नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। तो फुट की कहानी समझाता हूँ आपको कि ये फुट जो नाम आया है ये कहाँ से कैसे आया। फुट नाम आया साहब, एक फ्रांस के राजा साहब थे, बड़े मशहूर, लुईस 14। तो उनका जो शूज था, उनका जो पैर था रॉयल, है ना, जो रॉयल शू था उनका, वो 12 नंबर का था। सही है? मतलब आज की डेट में 1 फुट को हम 12 मानते हैं ना। तो उन्होंने बोला कि भाई फुट माने पैर, फुट माने पैर। तो बोले कि हमारे पैर की जो लंबाई है, हमारे पैर की जो लंबाई है उसको 1 माना जाए। 1, अब यूनिट का नाम रखना है। बोले साहब किसके इक्वल मानी है आपने? 1। हमने अपने पैर के बराबर, राजा साहब बोले हमने अपने पैर की लेंथ जो है वो मानी है यूनिट अपने देश के लिए, कि लेंथ हम इसमें यूनिट को हम ये मानेंगे, है ना। तो फुट माने पैर होता है, तो मतलब एक पैर की लेंथ मतलब 1 फुट। तो राजा साहब के पैर की जो लेंथ थी, राजा साहब के पैर की जो लेंथ थी, फुट की जो लेंथ थी, उसको जब उसे वो चली आ रही है 1 फुट, तो सोचिए राजा साहब का पैर कितना बड़ा होगा, है ना। 12 नंबर का पैर हो गया यार, ठीक है। आज की डेट में तो 12 नंबर का शू भी नहीं मिलेगा, बनवाना ही पड़ेगा। तो साहब फुट का मतलब जन्म हुआ वहां से। तो यार एक बात तो तय है कि फिर तो यूनिट कोई भी रख सकता है, फिर तो यूनिट कोई भी रख सकता है। अरे कल को यार मेरा मन करेगा हम तो अपने दादाजी के नाम पर रखेंगे यूनिट, या हम तो साहब हम राजा साहब की नोज से और इस मतलब एंड तक, आउट स्ट्रेट हैंड के एंड तक क्यों माने? हम तो ये मानेंगे अपने दोनों हाथ को हमने फैला दिया और दोनों के एंड टू एंड जो डिस्टेंस है हम तो इसको 1 मीटर मानेंगे। और हम क्यों यार्ड नाम देंगे या हम क्यों फुट नाम देंगे? हम कुछ और नाम देंगे अपने यहाँ के हिसाब से। तो ऐसा ही हुआ। मीन्स हर कंट्री में
हर कंट्री में, हमारे इंडिया में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, कहीं भी चले जाइए आप, हर कंट्री की अपनी कुछ रीजनल यूनिट्स होती हैं जिनको बोलते हैं ना क्षेत्रीय यूनिट्स। जैसे हम अपने यहाँ की लेते हैं तो हमारे यहाँ की यूनिट्स हैं, जैसे हम मन एक यूनिट होती है हमारे यहाँ। जैसे हम कहते हैं ना भाई गेहूँ 20 मन गेहूँ हैं कि 40 मन गेहूँ, मन एक मन में 40 kg होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो मन एक यूनिट है हमारे यहाँ। तोले एक तोले में 10 ग्राम होते हैं, है ना। अब आप अमेरिका में चले जाइए, अमेरिका के यहाँ जो ज्वेलर्स, अमेरिका वाले जो ज्वेलर्स होंगे, आप वहाँ जाके कहिए कि भाई मेरे को 2 तोले का एक हार बनवाना है। वो कहेगा व्हाट इज तोले। वो क्या कहेगा, व्हाट इज तोले। वो नहीं जानता तोले वगैरह, वो समझता ही नहीं है, क्योंकि तोले तो हमारी यूनिट है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दिक्कत ये आएगी कि भाई हमारी अपनी यूनिट्स हैं, अमेरिका वालों की अपनी यूनिट्स हैं, इंग्लैंड वालों की अपनी यूनिट्स हैं, है ना, पाकिस्तान वालों की अपनी यूनिट्स हैं। अब 2 साइंटिस्ट अलग अलग कंट्री के, जैसे सपोज एक अमेरिकन है और एक इंडियन साइंटिस्ट है, और वो दोनों फ़ोन पर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो वो बोला कि भाई आपके यहाँ पर सोना मतलब गोल्ड क्या रेट है। तो हमारा इंडियन साइंटिस्ट बोला कि भाई हमारे यहाँ 50,000 पर तोला। अब वो सोचेगा कि पर तोला कितना होता है यार, एक ट्रक होता है, एक ट्रक भर के 1 तोला होता है, या एक छोटी सी बैन भर के 1 तोला होता है, या कितना होता होगा, क्योंकि वो तोले को जानते नहीं कि 1 तोला इतना होता है। नहीं, अच्छा हमारे यहाँ वाले को ग्राम नहीं जानता सपोज, तो वो कहेगा अच्छा आपके यहाँ क्या रेट है। बोला हमारे यहाँ 60,000 पर ग्राम है, उसे ग्राम नहीं पता। तो कहने का मतलब दोनों साइंटिस्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की यूनिट्स को नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका 1 तोला कितना होता है और इसका 1 ग्राम कितना होता है। तो अब बात आई कि ये जब दिक्कतें आई तो फिर बात आई कि आज की डेट में जो हमने यूनिट्स तय कर रखी हैं कि भाई इसकी यूनिट्स ये है, इसकी यूनिट ये है, इसकी यूनिट ये है, तो हु डिसाइड्स द यूनिट। भाई पहले तो फ्रांस के राजा थे, तो उन्होंने राजा साहब ने यूनिट बना दी कि भाई हमारे पैर की जो लेंथ है वो एक पैर की लेंथ 1 फुट है ना। इंग्लैंड के राजा साहब बोले कि हमारे नोज की सेंटर से और हमारे हाथ के एंड तक की जो लेंथ है वो 1 यार्ड हो गई। तो राजा साहब तय कर देते थे यूनिट्स। बात आती है कि अब आज की डेट में, मॉडर्न युग में, हमारे मॉडर्न टाइम में हु डिसाइड्स यूनिट। तो आज की डेट में बच्चों साइंटिस्ट की एक कम्युनिटी होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका नाम होता है CGPM, है ना। तो बात आती है कि हु डिसाइड्स यूनिट्स, हु डिसाइड्स यूनिट, कौन नाम रखता है। जैसे ये यार्ड नाम किसने दिया, राजा साहब ने। फुट नाम किसने दिया, राजा साहब ने, कि फुट माने पैर, बोले वो हमारे पैर की जो लेंथ है वो 1 फुट, एक पैर की लेंथ 1 फुट, ठीक है ना। तो आज की डेट में कौन नाम रखता है, तो क्वेश्चन है कि हु डिसाइड्स यूनिट एंड वाई, ठीक है, हु डिसाइड्स यूनिट एंड वाई। तो भाई का मैंने आपको रीजन दे दिया है कि अगर ये डिसाइड नहीं करते, अगर कोई डिसाइड करने वाला नहीं होता तो फिर सबकी अपनी अपनी यूनिट होती भाई, सबकी अपनी अपनी यूनिट होती, है ना। जैसे इंग्लैंड वालों ने न्यूटन के सम्मान में फोर्स की यूनिट को नाम दे रखा है न्यूटन। तो हम न्यूटन को सम्मान क्यों देते, हम तो अपने दादाजी को सम्मान देते, हम अपने दादाजी के नाम पर फोर्स की यूनिट रखते। तो सबके दादाजी के नाम पर यूनिट रख दी जाए तो सोचो फोर्स की करोड़ों अरबों यूनिट हो जाएंगी, फिर तो बड़ी समस्या बन जाएगी। तो क्यों डिसाइड करनी है, ये तो आपको जवाब मिल गया होगा, है ना, कि अगर ऐसा डिसाइड ना किया जाए तो एक ही क्वांटिटी की बहुत सारी अनकाउंटेबल यूनिट हो जाएंगी, ठीक है ना। और कौन डिसाइड करता है, CGPM। तो CGPM को हम बोलते हैं बच्चों जनरल कॉन्फ्रेंस
जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स, ठीक है ना। तो ये एक सोसाइटी है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दुनिया भर के साइंटिस्ट होते हैं, उसमें फिजिसिस्ट भी होते हैं, उसमें केमिस्ट भी होते हैं, उसमें बायोलॉजिस्ट भी होते हैं, मतलब हर एरिया के साइंटिस्ट होते हैं, हर फील्ड के साइंटिस्ट होते हैं। तो वो डिसाइड करते हैं कि भैया लेंथ की राजा साहब डिसाइड नहीं करेंगे। अब राजा साहब डिसाइड नहीं करेंगे कि इस यूनिट को नाम यार्ड दिया जाएगा, इस यूनिट को नाम फुट दिया जाएगा, या इस यूनिट को नाम कुछ और दिया जाएगा। वो नहीं डिसाइड करेंगे। अब कौन डिसाइड करेगा? अब ये ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगा कि लेंथ की यूनिट मीटर कही जाएगी, मास की यूनिट को हम किलोग्राम बोलेंगे, है या ना, ठीक है। अब साहब, तो ये कौन डिसाइड करता है, ये आपके समझ में आ गया होगा। तो अब मैं इसको पोंछा लगा देता हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको आनंद आ रहा होगा, है ना, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी लॉजिकली कि ये चल क्या रहा है। तो मैं वही आपको कहना चाह रहा था। अब केल्विन साहब आपसे माफ़ी चाहेंगे, आप भी अपने घर जाइए, ठीक है। अब साहब, अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो बच्चों, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं फिजिक्स में, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले नंबर 1, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। पीक्यू मतलब फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब साहब दूसरी है आपकी साहब ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। एंड थर्ड वन सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर? तो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को हम बेस क्वांटिटीज भी बोलते हैं, बेस क्वांटिटीज। क्लियर? तो ऐसे मानिए, देखिए, अगर आप और बेहतर तरीके से समझते हैं, है ना, तो ऐसे मान के चलिए कि अगर हम केमिस्ट्री से इसका कंपेयर करें, तो जैसे केमिस्ट्री में सबसे बेसिक चीज़ क्या होती है? एलिमेंट, है ना भाई। एलिमेंट से क्या बनते हैं फिर? कंपाउंड। बोलिए। तो ऐसे मानिए कि ये जो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हैं, ये तो हैं केमिस्ट्री के कंपाउंड, और जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं वो हैं आपके एलिमेंट, ठीक है। मीन्स अब मैं एक एक करके लेके चलता हूँ, आपको डिफाइन करता हूँ। तो फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है बच्चों कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। क्लियर? क्या? अ क्वांटिटी which is independent of other quantities
other quantities is called a fundamental quantity. Clear? A quantity which is independent of other quantities. बोले साहब हमारी समझ में नहीं आया, आया भी नहीं होगा, है ना। अब मैं जब और करके लिखूंगा ना डेफिनेशन, वो फटाक से यहाँ घुस जाएगी आपके। तो और करके डेफिनेशन अगर मैं लिखता हूँ तो वो क्या है? इट मीन्स अ क्वांटिटी whose measurement does not depend upon या does not depend on other quantities is called a fundamental quantities. क्लियर? अब समझ में आएगा बच्चों। फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब क्या है? वो ऐसी क्वांटिटीज जिनको मेजर करने के लिए हमें कोई दूसरी क्वांटिटी मेजर करने की जरूरत नहीं है। अब भी समझ में नहीं आया, मुझे पता है ना। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं, फटाक से समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज कीजिए कि मेरे को ये एक रेक्टेंगल है सपोज, और मुझे पूछा गया कि भाई इस रेक्टेंगल का एरिया बताइए। सही है? तो इस रेक्टेंगल की ये लेंथ हो गई L और ये ब्रेथ हो गई B। तो कैसे पता करेंगे? हम जानते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। सही है? तो मुझे अगर इस रेक्टेंगल का एरिया पता करना है तो पहले मुझे पता करना होगा कि उसकी लेंथ कितनी है। तो मैं लेंथ मेजर करूंगा, फिर पता करूंगा कि उसकी ब्रेथ कितनी है। समझ में आ रही है बात? इट मीन्स मैं एरिया को मेजर करना चाह रहा हूं, तो एरिया को मेजर करने के लिए पहले मुझे लेंथ को मेजर करना पड़ रहा है, फिर ब्रेथ को मेजर करना पड़ रहा है। मीन्स एरिया का जो मेजरमेंट है वो लेंथ और ब्रेथ पर डिपेंड कर रहा है। एरिया का जो मेजरमेंट है वो लेंथ पर और ब्रेथ पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब हम डायरेक्टली एरिया को मेजर नहीं कर सकते। इट मीन्स ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं हो सकती। अब फंडामेंटल क्वांटिटी का एग्जांपल लेते हैं। जब हम टेम्परेचर की कहानी लेते हैं कि हमको फीवर आता है, तो जब डॉक्टर साहब हमारा फीवर मेजर करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो क्या होता है? ऐसा होता है कि भाई पहले हमारी हाइट को नापो, वजन नापो, फिर सारी चीज़ें मेजर करके फिर एक फार्मूला होता है, फिर उस फार्मूले में हमारा वेट और हाइट वगैरह 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 सब रख के तब कैलकुलेशन करके बताते हैं कि भैया तुम्हारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इतना है। क्या ऐसा होता है? नहीं होता। डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, वो डायरेक्ट सा थर्मोमीटर लगा देते हैं और डायरेक्ट हमको बता देते हैं कि भैया तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर इतना है। मीन्स डॉक्टर साहब ने हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए कोई और दूसरी क्वांटिटी मेजर नहीं की, डायरेक्ट क्या बताया है उन्होंने हमें? टेम्परेचर। हम सब दुकान से चीनी लेने जाते हैं, तो हमने कहा कि साहब हमको 5 किलो चीनी दे दीजिए। तो जब हम उसे 5 किलो चीनी मांगते हैं दुकान से, तो क्या होता है? पहले वो एक फॉर्मूला होता है बना हुआ कि भाई ये 5 किलो चीनी मांग रहा है तो इतना ये रख देते हैं, इतना ये, और फिर उनका गुणा भाग करके अच्छा भाई इतना ये ऐसे कर दे, इतना ये ऐसे कर दे, और तब ये 5 किलो बनेगा। नहीं ना, वो क्या करता है? 5 किलो का डायरेक्ट एक हमारे पास वेट होता है, वो रखता है डायरेक्ट, और चीनी पलटी और हो गया साहब, क्या लो जी 5 किलो चीनी हो गई तुम्हारी। मीन्स डायरेक्ट उसने हमको क्या मेजर करके दिया है? मास। मीन्स मास को मेजर करने के लिए आपको कोई अदर क्वांटिटी मेजर करने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ऐसी क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहा गया है कि आपको उसे मेजर करने के लिए कोई भी दूसरी क्वांटिटी को मेजर करने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे अगर हम डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी, ठीक है ना, आपने सुना होगा ये डेंसिटी। तो डेंसिटी हम जानते हैं कि मास अपॉन वॉल्यूम होती है साहब, है ना। तो अगर मेरे को किसी बॉडी की डेंसिटी मेजर करनी है तो पहले मुझे पता करना होगा कि उस बॉडी का मास कितना है, फिर उसके बाद उस बॉडी का मुझे वॉल्यूम पता करना होगा। इट मीन्स मैं बॉडी की डेंसिटी को डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि बॉडी की डेंसिटी दो क्वांटिटीज़ पर डिपेंड कर रही है, मास पर और वॉल्यूम पर। तो मुझे अगर ये मेजर करनी है तो पहले मुझे मास मेजर करना होगा और फिर मुझे वॉल्यूम मेजर करना होगा। तो डेंसिटी का जो मेजरमेंट है वो दो क्वांटिटी के मेजरमेंट पर डिपेंड कर रहा है। तो ये फंडामेंटल हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी का मेजरमेंट अदर क्वांटिटीज़ पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर साहब? तो ऐसी क्वांटिटीज़ को नाम दिया गया फंडामेंटल। अब ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है ना। तो अब इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब उसके बाद बच्चों, ये जो अभी CGPM की बात चल रही थी, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स, तो उन्होंने डिसाइड किया गया कि भाई फिजिक्स में, कौन डिसाइड किया? वो डिसाइड किए कि फिजिक्स में 7 क्वांटिटीज को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी माना जाएगा, है ना। सो यहाँ पर लिखेंगे हम कि देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल quantities. There are 7 fundamental quantities in physics, ठीक है। There are 7 fundamental quantities in physics। ये कौन डिसाइड किया? CGPM। क्लियर? मीन्स ये चेंज भी हो सकता है, ये चेंज भी हो सकता है आज 7 हैं, कल को 6 हो जाएं या 8 हो जाएं। तो ये चीज़ जो है ये चेंजेबल है, क्योंकि ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। तो हम समय और परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हम अपने स्टैंडर्ड्स को चेंज भी कर सकते हैं। क्लियर? जैसे मैंने अभी आपको यही तो हिस्ट्री समझाई थी कि कभी 1 यार्ड था, कभी 1 फुट था। इतनी लंबी हिस्ट्री के बाद 1 मीटर तय हुआ है, और 1 मीटर की डेफिनेशन भी अब तक कई बार चेंज हो चुकी है। कभी 1 मीटर के इतना माना जाएगा, कभी 1 मीटर के भाई इतना माना जाएगा, कभी 1 मीटर इतना माना जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी 7 रखी गई हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो वो कौन कौन सी हैं साहब, है ना। वो क्वांटिटी कौन कौन सी हैं? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो सबसे पहली जिस क्वांटिटी को फंडामेंटल माना गया है वो है आपकी मास, ठीक है। फिर साहब दूसरी है साहब आपकी लेंथ, ठीक है। तीसरी है साहब आपकी टाइम। क्लियर? उसके बाद 4th है साहब आपकी टेम्परेचर। क्लियर? टेम्परेचर। फिर साहब इलेक्ट्रिक करंट। फिर है साहब आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड लास्ट अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। क्लियर? तो इन क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज की तौर पर डिफाइन किया गया है। अब साहब अब बात आती है कि यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा कि ये आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको अब रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये साहब नोट कर लिया। अब बात आती है कि यूनिट्स ऑफ
यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स, आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, तो यूनिट अब बात आएगी साहब, है ना। तो यूनिट का मतलब 1, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यूनिट को नाम देना है, तो वो यूनिट को नाम किसने दिया साहब? यूनिट को नाम दिया CGPM ने, है ना। तो जैसे राजा साहब ने उस लेंथ को नाम दिया था यार्ड, एक राजा साहब ने लेंथ की यूनिट को नाम दे दिया फुट, है ना। तो ऐसे ही CGPM ने मास की यूनिट को, अब यहाँ पर मैं हेडिंग डालता हूँ यूनिट, यूनिट का मतलब 1, है ना, और यूनिट का नाम, उस 1 का हमें क्या रखना है? नाम, ठीक है। तो मास की यूनिट को नाम दिया गया किलोग्राम। क्या नाम दिया गया? किलोग्राम। और किलोग्राम का जो सिंबल है, किलोग्राम का जो सिंबल है वो होता है बच्चों केजी। नॉर्मल सी बात है, सब लोग जानते हैं, ठीक है। लेंथ की यूनिट को नाम दिया गया मीटर, ठीक है, मीटर बोले तो m। टाइम की यूनिट को नाम दिया गया सेकंड, और इसको हम बोलते हैं s, ठीक है। टेम्परेचर की यूनिट को नाम दिया गया केल्विन, और इसको हम बोलते हैं K। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट को नाम दिया गया एम्पियर, बोले तो A, ठीक है ना। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को नाम दिया गया कैंडेला, और इसको हम बोलते हैं CD। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को नाम दिया गया मोल, और इसको हम सिंबल देते हैं MOL, मोल, ठीक है साहब। So there are 7 fundamental physical quantities and these are the 7 fundamental units, ठीक है। अब मैं आपको बहुत बारीकी से समझाना चाह रहा हूँ। तो ये पहले जैसे राजा साहब ने उस डिस्टेंस को नाम दिया कि भाई इस डिस्टेंस को पहले तो नाम तय करो, इसको हम बोलेंगे यार्ड, और इतनी डिस्टेंस हो गई हमारी 1 यार्ड। तो वैसे ही आज के मॉडर्न टाइम में हमने उसी लेंथ की यूनिट को, यार्ड को, फुट को, अब क्या नाम दिया है? मीटर, कि हम लेंथ को किस में मेजर करेंगे? मीटर। अब बात आई कि 1 मीटर यूनिट, कि 1 मीटर कितना माना जाए? 1 मीटर कितना माना जाए, ठीक है। तो 1 मीटर जैसे एक लेंथ फिक्स कर दी, एक प्रोटोटाइप है, मतलब एक मॉडल है, और वो पेरिस में एक रॉड है वो रखी हुई है, और उस रॉड की जो लेंथ है उसको तय किया गया है कि इस रॉड की जो लेंथ है उसको 1 मीटर माना जाएगा, उसको 1 मीटर माना जाएगा। अब हर देश में बच्चों वो होते हैं, क्या बोलते हैं, जिन्हें ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड बोलते हैं, मतलब जहाँ वेट्स वगैरह ये सब तय होते हैं, हर कंट्री में होता है, जैसे हमारे इंडिया में भी हैं। तो अब क्या होगा कि जैसे मतलब पूरे इंटरनेशनल वाइज पूरे वर्ल्ड में जो 1 मीटर का साइज होगा वो इक्वल होगा। ऐसा नहीं है कि साहब हमारे यहाँ का मीटर कुछ होगा, अमेरिका का मीटर की लेंथ कुछ होगी, नहीं नहीं। इंटरनेशनल का मतलब ही ये है अब कि अब पूरे ग्लोबल, पूरे वर्ल्ड में 1 मीटर का साइज सेम होगा, है ना। तो सॉरी, तो क्या होता है कि जैसे हमारे इंडिया वाले जाएंगे वहाँ, और वहाँ अपने मीटर को उससे कंपेयर क्या करके लाएंगे? कंपेयर, मतलब उसके जस्ट बराबर की रॉड बना के ले आएंगे, मतलब वो हमारे इंडिया के लिए क्या हो गया? 1 मीटर, ठीक है। फिर कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती हैं वो क्या करेंगी? वो इंडिया वाले ऑफिस में जाएंगी, वो वहाँ से उसे कंपेयर करके लाएंगी, ठीक है, उसके बराबर नाप के ले आएंगी, बोले साहब ये हमारा मीटर हो गया। फिर वो कंपनी जो उससे कंपेयर कर करके जो मार्केट में दुनिया भर के आपको मीटर दिखाई दे रहे हैं, मीटर स्केल, वो हैं। फिर समझ में आई बात? नहीं आई? ठीक है। ठीक वैसे ही अब मास की यूनिट को नाम दिया किलोग्राम। अब बात आती है कि 1 kg कितना माना जाए? 1 kg कितना माना जाए? तो ठीक वैसे ही एक प्रोटोटाइप रखा हुआ है, एक मॉडल रखा हुआ है पेरिस में ही, ठीक है। तो उसके मास को 1 kg माना गया है। बोले कि भाई इस बॉडी का जो मास है ये 1 kg है।
अब सब जाएंगे वहाँ पर उसे रखेंगे और दूसरी तरफ अपना रखेंगे, दोनों जहाँ पर बैलेंस हैं, मतलब दोनों बराबर हैं, तो भैया ये हमारा 1 kg हो गया। वो अपने अपने देश 1 kg बना के ले जाते हैं। कहने का मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड 1 kg इक्वल है, ठीक है। सिमिलरली वैसे ही टाइम, वैसे ही टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, सब यूनिट्स को नाम दिए गए। फिर उन सब यूनिट्स के 1 तय किए गए कि 1 किलोग्राम कितना माना जाए, 1 मीटर कितना माना जाए, 1 सेकंड कितना माना जाए, 1 केल्विन कितना माना जाए, 1 एम्पियर कितना माना जाए, एंड सो ऑन। आई होप कि अब आप समझ रहे होंगे कि ये यूनिट्स का चक्कर क्या होता है। तो यूनिट मतलब 1, तो पहले यूनिट को नाम देना है, फिर ये तय करना है कि उसका 1 कितना माना जाए, ठीक है। अब साहब बात आती है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब फंडामेंटल का मतलब ये है बच्चों कि इनके अलावा जो क्वांटिटीज हैं वो ड्राइव्ड हैं, मतलब इन 7 के अलावा। ये तो बात हुई। तो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब आती हैं हमारी क्या, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होंगी, दोज फिजिकल क्वांटिटीज whose measurement depend upon other quantities are called derived physical quantities। क्लियर। तो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं, जिनको मेजर करने के लिए हमको अदर क्वांटिटीज को मेजर करना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी जो है बाय डेफिनेशन होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मेरे को अगर डेंसिटी मेजर करनी है तो पहले मेरे को मास मेजर करना पड़ेगा, फिर मेरे को वॉल्यूम मेजर करना पड़ेगा। कहने का मतलब डेंसिटी का मेजरमेंट मास पर और वॉल्यूम पर, 2 क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है। तो एज पर डेफिनेशन डेंसिटी एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गई, ठीक है। सिमिलरली स्पीड होती है साहब हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मेरे को स्पीड मेजर करनी है तो मेरे को डिस्टेंस मेजर करनी पड़ेगी, मेरे को टाइम मेजर करना पड़ेगा। तो स्पीड का मेजरमेंट 2 फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है। भाई डिस्टेंस बोले तो लेंथ, और लेंथ कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल। टाइम कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल। तो कहने का मतलब स्पीड डिपेंड्स ऑन 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ एंड टाइम। तो स्पीड कैसी क्वांटिटी हो गई, ड्राइव्ड क्वांटिटी हो गई। सिंपल है ना। तो कहने का मतलब जैसे हम कहते हैं ना एलिमेंट, ये किससे बने हैं, किसी से नहीं, है ना। भाई हर एक एलिमेंट क्या है, अपने आप में इंडिपेंडेंट है। अगर हम कहें कि भाई NaCl किससे बना है, तो हम कहेंगे सोडियम से और क्लोरीन से। इट मीन्स अगर पूछे भाई स्पीड किससे बनी है, स्पीड 2 फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनी है, लेंथ और टाइम से। तो मैंने यही तो कहा था कि ड्राइव्ड क्वांटिटी ऐसे मानो जैसे केमिस्ट्री के कंपाउंड, और फंडामेंटल क्वांटिटी है केमिस्ट्री के एलिमेंट। बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो अब साहब अब एक और चीज समझ लीजिए, मास, लेंथ और टाइम ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, और ये आपकी किसके लिए फंडामेंटल हैं, किस में काम आएंगी, मैकेनिक्स में, ठीक है। टेम्परेचर किस में काम आएगा हमारे, थर्मोडायनामिक्स में। किसमें, थर्मोडायनामिक्स में। इलेक्ट्रिक करंट किसके लिए फंडामेंटल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जब 12th में पढ़ेंगे हम, ठीक है। और ये फोटोमेट्री डिफाइन की जाती है किसके लिए, फोटोमेट्री के लिए। किसके लिए,
फोटोमेट्री के लिए, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किया जाता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के लिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के लिए। क्लियर? तो कहने का मतलब ये फील्ड हो गए कि कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज किस किस के लिए डिफाइन की गई हैं। तो मैकेनिक्स जो आपकी 11th की पूरी फिजिक्स है उसमें थर्मोडायनामिक्स है और मैकेनिक्स है, दो पार्ट है। तो कहने का मतलब थ्रू आउट द 11th हमको एम मतलब मास, लेंथ, टाइम और टेम्परेचर, और एक जगह जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर पढ़ेंगे तो वहाँ पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी आएगा। तो कहने का मतलब ये जो इलेक्ट्रिक करंट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी है इनका 11th में कोई यूज नहीं होगा। क्लियर? अब बात एक और आती है बच्चों कि ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं इनकी यूनिट्स हैं, सबको पता है, बचपन से रटी हुई हैं कि भाई लेंथ की यूनिट मीटर होती है, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन है, कि करंट की यूनिट एम्पियर है, मास की यूनिट किलो, ये सबको पता है। तो अगर ये सबको पता है तो फिर इनके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज हैं आपको किसी भी क्वांटिटी की यूनिट लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। अरे यार, यूनिट लर्न थोड़ी की जाती हैं, इतनी यूनिट्स हैं, कब तक याद करेंगे, है ना? तो कहने का मतलब अगर ये 7 याद है तो ये मान के चलिए कि मुझे फिजिक्स की हर एक यूनिट आती है, मुझे फिजिक्स की हर एक यूनिट आती है। कैसे? देखिए, अब मैं आपके सामने ये बात दिखाता हूँ कि मुझे अगर वो 7 आती हैं तो सबकी यूनिट आती है। तो जैसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों हम एरिया। तो हम जानते हैं एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है साहब, दोनों ही लेंथ है, ब्रेथ भी लेंथ होती है, लेंथ तो लेंथ है ही। अब लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। इनटू ब्रेथ भी क्या है? लेंथ, तो उसकी भी यूनिट क्या होगी? मीटर। मीटर की पावर 1, मीटर की पावर 1 तो मीटर की पावर 2, तो इसी को हम बोलते हैं मीटर स्क्वायर। तो एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर हो गई साहब। ठीक है, अब सपोज कीजिए मुझे चाहिए वॉल्यूम की। ठीक है साहब, तो मुझे चाहिए वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक है, तीनों ही लेंथ है, लेंथ की यूनिट मीटर, ब्रेथ की यूनिट मीटर, हाइट की यूनिट मीटर, तो मीटर इनटू मीटर इनटू मीटर बोले तो मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब किसकी यूनिट हो गई? वॉल्यूम की। अब सपोज करो मुझसे कोई बोला कि भाई डेंसिटी की यूनिट बताओ, है ना? अब आपसे कोई कहता है डेंसिटी की यूनिट बताओ, तो आप जानते हो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी की यूनिट साहब। ठीक है, अब मेरे से साहब पूछा कि भाई स्पीड की यूनिट बताओ, तो स्पीड इज इक्वल टू होता है साहब आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस बोले तो लेंथ होती है, डिस्टेंस बोले तो लेंथ होती है, और लेंथ की यूनिट होती है मीटर और टाइम की यूनिट सेकंड। तो मीटर पर सेकंड, इस ये जो मीटर अपॉन सेकंड वाला जो ये होता है अपॉन का, इसको हम पढ़ते हैं क्या? पर। क्या पढ़ते हैं इसको हम? पर। तो इसको पढ़ेंगे मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब साहब अब मान लीजिए किसी ने पूछा आपसे कि भाई वेलोसिटी की यूनिट बताओ, तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट, डिस्प्लेसमेंट क्या होती थी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और डिस्टेंस बोले तो लेंथ, और लेंथ की यूनिट होती है मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो कहने का मतलब देखो मैं यूनिट को ही रट रहा हूँ। अब मान लो आपसे किसी ने पूछा साहब, यहाँ पर करता हूँ, किसी ने पूछा कि भाई एक्सेलरेशन की यूनिट बताओ। किसकी? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना? तो वेलोसिटी, अभी वेलोसिटी की यूनिट निकाली है मैंने, तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, और अपॉन में टाइम की यूनिट सेकंड। भाई मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की होगी, और टाइम की यूनिट फंडामेंटल से देखिए क्या है? सेकंड। तो कहने का मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लो जी, ये हो गई साहब मेरी एक्सेलरेशन की यूनिट। अब मेरे से पूछा किसी ने कि अच्छा फोर्स की यूनिट बताओ। किसकी? फोर्स की। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं अब। क्लियर? तो फोर्स की यूनिट साहब,
तो फोर्स होता है साहब हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन, होता है F इक्वल टू ma, है ना। तो अब मास क्या है, फंडामेंटल, तो मास की यूनिट तो मेरे को पता है किलोग्राम, लो जी मास की यूनिट लिख दी मैंने किलोग्राम। अब मेरे से पूछा किसी ने एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की यूनिट तो मैं अभी निकाल के आया हूँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं एक्सेलरेशन की यूनिट रख दूंगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लो जी फोर्स की यूनिट आ गई किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पर एक चीज और लिख देते हैं कि ये मैंने सब यूनिट निकाली है, किसकी यूनिट निकाली है, ये ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की, है ना। तो जैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट को हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, वैसे ही ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट को हम क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि यूनिट्स ऑफ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज are called units of derived physical quantities are called derived units। क्लियर। तो इसको हम बोलते हैं derived units। क्लियर। अब तो बच्चों अब बात आती है फंडामेंटल और ड्राइव्ड के बाद। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से अलग एक कैटेगरी ऑफ क्वांटिटीज डिफाइन की जाती है जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर। तो सबसे पहले बात आती है इसकी सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है। सप्लीमेंट्री वर्ड का अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो सप्लीमेंट्री का मतलब होता है हेल्प करने वाला, साथ देने वाला। ठीक है। तो एग्जैक्टली ये उसी सेंस में यूज भी होती हैं फिजिक्स में, है ना। तो बिसाइड्स द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज देयर आर 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आर डिफाइंड, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। क्लियर। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज का काम क्या है, दे हेल्प फंडामेंटल और ड्राइव्ड क्वांटिटीज टू मेक अदर क्वांटिटीज, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप आगे पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और थीटा एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है एंगल। थीटा ने टाइम का साथ दिया, टाइम के साथ मिलके एक नई क्वांटिटी बना दी जिसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। सिमिलरली वर्क डन बाई अ टॉर्क, ये फॉर्मूला भी हम आगे पढ़ेंगे जब रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे, तो वहां पर वर्क इक्वल टू आता है टॉ डी थीटा। तो टॉ एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, और एंगल आपका एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। ठीक है। तो ड्राइव्ड क्वांटिटी के साथ मिलके सप्लीमेंट्री क्वांटिटी ने एक नई क्वांटिटी को जन्म दिया जिसको हम बोलते हैं वर्क डन। क्लियर। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी फंडामेंटल या ड्राइव्ड क्वांटिटी को हेल्प करेंगी और वो उनके साथ मिलके एक नई क्वांटिटी को बनाती हैं। ठीक है। तो वो 2 ही क्वांटिटी हैं ऐसी पूरी फिजिक्स में, एक प्लेन एंगल है जिसको एंगल बोलते हैं हम सिंपली। ठीक है। तो एंगल आप जानते हैं कि एंगल की डेफिनेशन होती है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। क्लियर। और इसकी जो एसआई यूनिट है एंगल की उसको हम लेते हैं रेडियन। ठीक है। रेडियन का सिंबल होता है RAD। सिमिलरली आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, इसको डेफिनेशन जैसे डिफाइन करते हैं तो कैसे डिफाइन करते हैं कि जैसे सपोज ये एक R रेडियस का सर्किल है, तो हमने R रेडियस का सर्किल लिया और ये आर्क लेंथ है, मान लो ये आर्क है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इस आर्क की लेंथ अपॉन सर्किल की जो रेडियस है वो होती है एंगल की डेफिनेशन। सिमिलरली सॉलिड एंगल को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे अम्ब्रेला होता है हमारा, ठीक है, छाता होता है, तो छाते को हमने ऐसे पकड़ रखा है, खुला हुआ छाता है, और उसकी जो ताने होती हैं, स्पोक्स जो होती हैं, उनको सपोज करो उस धागे से हमने उनको इस तरह से यहाँ हैंडल पर बांध दिया, तो आप देखेंगे एक कोन शेप बनेगी, कुछ इस तरह की शेप बनेगी। तो उन थ्रेड्स, उन धागों के बीच जो एंगल बन रहा है, ऐसे जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल समझ में आया? जस्ट इमेजिन
ओपन अम्ब्रेला, और ओपन अम्ब्रेला में जो आपकी जो स्पोक्स हैं, जो उसकी ताने हैं, उनको आपने ऐसे स्ट्रिंग से बांध दिया चारों तरफ से। तो आप सोचिए कि उन स्ट्रिंग्स के बीच कुछ इस तरह का एक एंगल बन रहा होगा, उस एंगल को ही हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, और सॉलिड एंगल की डेफिनेशन होती है कि ये सरफेस है कोई छाते का, मान लीजिए एरिया, सरफेस एरिया डेल्टा ए, और अपॉन रेडियस का स्क्वायर, तो डेल्टा ए अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो सॉलिड एंगल की जो ऐसा यूनिट ली जाती है वो ली जाती है स्टेरेडियन, और इसको हम एसआर से डिनोट करते हैं। वन मोर थिंग, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में एक बात और है कि दे आर नाइदर फंडामेंटल नॉर ड्राइव्ड, दे आर नाइदर फंडामेंटल नॉर ड्राइव्ड, क्योंकि अगर फंडामेंटल होती तो फिर इनको अलग से नाम देने की जरूरत नहीं थी, ड्राइव्ड होती तो इनको अलग से नाम देने की जरूरत नहीं होती। तो सप्लीमेंट्री, अच्छा अब एक एनालॉजी से और समझते हैं। सप्लीमेंट का मतलब होता है हेल्प, है ना, जो आपको मतलब मदद करता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि जो कोई जिम करता है, तो वो जिम कर रहा है, वो उसका काम है, रेगुलर काम है ना, वो पुशअप्स करता है, डंबल वगैरह, आई डोंट नो मोर अबाउट जिम। तो वो दुनिया भर की मतलब एक्सरसाइज करता है जिम में जाके, और उससे अलग वो सप्लीमेंट्स आते हैं कुछ बॉडी बिल्डर, जो बॉडी बिल्डिंग के शौकीन होते हैं, कुछ सप्लीमेंट्स आते हैं मार्केट में कि भाई ये पाउडर खा लो, वो खाओ, ये वाला वो चीज़ खा लो, है ना। तो क्या है, वो सप्लीमेंट्स क्या कर रहे हैं, हेल्प करते हैं बॉडी को जल्दी बनने में और हेल्प करते हैं। तो सप्लीमेंट्री वर्ड का मतलब ही है कि वो चीज़ कहीं ना कहीं किसी दूसरी चीज़ की क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी फंडामेंटल और ड्राइव्ड क्वांटिटी के साथ मिलकर उनकी हेल्प करती हैं टू मेक अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो वो दो ही हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। क्लियर। अब साहब उसके बाद बच्चों लास्ट पॉइंट है हमारा इस लेक्चर का, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है पहले ये समझते हैं। तो अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिट्स in which certain units are chosen as fundamental and all others derived from them। मीन्स सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है बच्चों, एक कलेक्शन ऑफ यूनिट्स जिसमें से कुछ यूनिट्स को उसमें फंडामेंटल लिया जाता है और बाकी यूनिट्स को ड्राइव्ड लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक सिस्टम ऑफ यूनिट है आपका सीजीएस या गॉसियन सिस्टम। सीजीएस सिस्टम को हम गॉसियन सिस्टम भी बोलते हैं। तो सी फॉर, इसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम एंड एस फॉर सेकेंड। तो इट मीन्स अगर मैं आपसे कहूँ या मुझसे कोई ये कहे कि भाई आपको कोई मेजरमेंट करके लाना है सीजीएस सिस्टम में, तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि मेरे को जहाँ कहीं भी लेंथ मेजर करनी होगी वो सेंटीमीटर में मेजर करनी होगी। अगर मास का मेजरमेंट करना है तो वो मैं ग्राम में करूँगा, और सेकंड का टाइम का सेकंड में करूँगा। क्लियर। तो कहने का मतलब, और एक और चीज़, फंडामेंटल क्वांटिटी वही है, लेंथ भाई सेंटीमीटर में कैसे मेजर करेंगे लेंथ, और मास को किस में, मास क्या है ग्राम में, ठीक है, टाइम सेकंड हो गया। तो लेंथ, मास और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी वही है जो हम डिफाइन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, उन फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने की यूनिट अलग ले ली है उस सिस्टम में। जैसे मान लो वो जो राजा साहब थे, मैं बात कर रहा था ना, वो राजा साहब के साहब उन्होंने यार्ड, है ना, तो वो एक यूनिट फंडामेंटल यूनिट लेंथ ही है, लेकिन उसकी जो यूनिट है वो अलग है कि भाई हम 1 यार्ड इतना मानेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, समझ रहे हो। ये तो यूनिट अलग है, लेकिन क्वांटिटी जो हमने फंडामेंटल मान रखी है वो लेंथ ही है। तो बस उसी का फर्क है कि जितने भी हमने सिस्टम ले रखे हैं सब सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटीज वही हैं, है ना। अभी थोड़ा सा एक और चेंज आएगा गॉसियन में जाके, ठीक है, लेकिन कुछ कॉमन फंडामेंटल क्वांटिटीज वही हैं। जैसे सीजीएस में लेंथ फंडामेंटल है, मास फंडामेंटल है, टाइम फंडामेंटल है, बस उनकी यूनिट अलग अलग हैं। सीजीएस में लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में। फिर दूसरा सिस्टम आता है बच्चों एमकेएस। एमकेएस की फुल फॉर्म है मीटर किलोग्राम सेकंड। मीटर किलोग्राम सेकंड मतलब अगर मेरे से कह दिया कि भाई आपको एमकेएस सिस्टम यूज करना है और जाओ मेजरमेंट करके लाओ, तो मैं समझ जाऊंगा कि जहाँ कहीं भी मेरे को लेंथ मेजर करनी होगी वो मीटर में,
और मास किलोग्राम में, टाइम सेकंड में। तो कहने का मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज वही हैं, मास, लेंथ और टाइम, लेकिन उनकी यूनिट्स अलग हैं। तो यहाँ पर मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम, लेंथ की यूनिट क्या ले रखी है हमने, मीटर, और टाइम की सेकंड। फिर सिस्टम आता है बच्चों एक FPS। FPS का मतलब FPS सिस्टम में जो लेंथ की यूनिट है वो फुट होती है। फुट वही राजा साहब वाला पैर है ना, फुट, ठीक। तो वहाँ पर हम यूनिट क्या लेंगे, लेंथ की फुट, जो 1 फुट है ना। और मास को पाउंड में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में। और लास्ट बच्चों आता है हमारा SI सिस्टम। SI सिस्टम का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एंड इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ MKS। कहने का मतलब ये MKS का एक्सटेंडेड वर्जन है, MKS सिस्टम की तरह ही होता है, बस थोड़ा सा उसमें हम इम्प्रूवमेंट कर देते हैं। जैसे अगर MKS मतलब लेंथ की यूनिट, SI यूनिट मीटर है और MKS में भी मीटर है ना। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या है कि जैसे फोर्स की यूनिट की अगर हम बात करें तो फोर्स की यूनिट अभी हमने निकाली थी, F = ma से, मास इंटू एक्सेलरेशन से, किलोग्राम एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये MKS यूनिट है। MKS देखो, लेंथ को मीटर में मेजर किया है, मास को किलोग्राम में मेजर किया है, और टाइम को सेकंड में मेजर किया है ना। तो SI में इसी यूनिट को हम क्या बोल देते हैं, न्यूटन। क्या बोल देते हैं, न्यूटन, ठीक है। तो न्यूटन, 1 न्यूटन इक्वल होता है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो ये थोड़ा सा इसमें क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है। बाकी एज इट इज लगभग जो SI सिस्टम है वो MKS जैसा ही होता है। सो दीज आर सम सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कहने का मतलब दुनिया भर में कहीं भी कोई भी यही सिस्टम ऑफ यूनिट्स चल रहे हैं। जैसे FPS ब्रिटेन का डे टू डे लाइफ का सिस्टम है। मीन्स जैसे हम अपने यहाँ चीनी लेकर आते हैं तो वो किलोग्राम में लेकर आते हैं। जो ब्रिटिश लोग होते हैं वो आज भी चीनी किस में लेते हैं, पाउंड में लेते हैं। जैसे वहाँ हम जाएंगे तो हम वहाँ कहेंगे ना कि 5 किलो चीनी दे दो, तो वो दुकानदार हमारे मुंह की तरफ देखेगा कि ये मांग क्या रहा है ना। हमें वहाँ कहना पड़ेगा कि इतने पाउंड हमको चीनी दे दीजिए, ठीक है ना। तो वहाँ आज भी डे टू डे लाइफ में क्या चलता है, FPS सिस्टम चलता है। तो सिस्टम का मतलब आप इतना समझ लीजिए कि फंडामेंटल क्वांटिटीज इन जितने भी सिस्टम है, CGS, MKS, FPS और SI, फंडामेंटल क्वांटिटीज सेम हैं, बस उनकी यूनिट्स चेंज हो गई हैं, है ना। कहीं पे सेंटीमीटर को स्टैंडर्ड यूनिट माना गया है, कहीं पे फुट को, कहीं पे मीटर को, बस इतना फ़र्क है। क्लियर। सो दीज आर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो बच्चों इसके लिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। लेक्चर, पहला लेक्चर है, उसके हिसाब से ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी इंट्रो वगैरह भी हो जाता है। और आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं आपको नए लेक्चर के साथ। और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हमारा डायमेंशंस के ऊपर होगा, और काफ़ी डीप लेक्चर होगा इसी की तरह और इससे भी ज़्यादा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।